जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं एपीजेस पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम ईवीएम के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ईवीएम क्या होता है, ये काम कैसे करता है, और फिर समझेंगे कि चुनाव आयोग ईवीएम में फ्रॉड अथवा हैकिंग से बचने के लिए वीवीपैट का प्रयोग कैसे करती है, और अगर फिर भी ऐसा लगता है कि फ्रॉड अथवा हैकिंग की संभावनाएं बनती हैं तो उसके लिए चुनाव आयोग क्या क्या तरीके आजमाती है, क्या क्या करती है, और फिर समझेंगे कि नोटा में वोट देने का औचित्य क्या है, और इसके बाद प्रॉक्सी वोट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हमारे भारत में जितने भी सारे चुनाव होते थे वो बैलेट पेपर के माध्यम से होते थे, और बैलेट पेपर के माध्यम से होने का मतलब उसमें टाइमिंग ज्यादा लगता है। कभी कभी तो साल भर से भी ऊपर टाइम लग जाता है बैलेट पेपर से। जब चुनाव होता है उसकी चुनाव करवाने में, फिर से चुनाव की गिनती करवाने में, तो ये साल भर लग जाता था पहले। तो इसी को देखते हुए क्या हुआ कि सन 1980 में एक हनीफा नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने ईवीएम की खोज की। ये ईवीएम क्या होता है? ये ईवीएम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो वोट देने की प्रक्रिया और गणना करने की प्रक्रिया को बहुत ही फास्ट करता है, बहुत ही फास्ट काउंटिंग करता है। तो ये तो बड़ा अच्छा मशीन है भाई, कि जो साल भर का काम है वो कम से कम 15 दिन में या 20 दिन में निपटा देता है, वोट देने की प्रक्रिया और उसकी गिनती कराने की प्रक्रिया को। तो आप समझते हैं कि जब इतना अच्छा है तो ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो देखिए ये काम कैसे करता है। ये जो टोटल आपको दिख रहा है ये है आपका ईवीएम है, और ये आप भूल जाइए, वीवीपैट को आप भूल जाइएगा। हम समझाएंगे कि वीवीपैट कैसे आया फिर से। देखिए ईवीएम में दो यूनिट होते हैं, एक होता है बैलेट यूनिट जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं, और एक होता है कंट्रोल यूनिट जिसे चुनाव आयोग के अधिकारी प्रयोग करते हैं, और इसको 5 मीटर लंबे तारों से जोड़ा जाता है। ठीक है, और देखिए बैलेट यूनिट में एक बार में 16 उम्मीदवार का ही लिस्ट आ सकता है, इससे अधिक नहीं आ सकता है। अगर 16 उम्मीदवार से अधिक खड़े हो गए हैं तो उसके लिए दूसरा बैलेट यूनिट का प्रयोग किया जाएगा। और इसमें देखिए क्या होता है कि एक कंट्रोल यूनिट में यानी कि ईवीएम में 3840 वोट ही स्टोर होता है, इससे अधिक वोट स्टोर नहीं होता है। इसका अपना प्रोग्रामिंग है कि कम ही वोट स्टोर किया जाए ताकि गड़बड़ भी हो तो कम वोट पर हो। जबकि आप जानते हैं कि एक छोटी सी मेमोरी में कम से कम नहीं तो 20 करोड़ से भी डेटा ज्यादा स्टोर हो सकता है, बट इतना बड़ा कंट्रोल यूनिट ईवीएम में 3840 ही वोट रखा गया, इसका अपना एक माजरा है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि मान लीजिए मेरे चाचा जी चुनाव में खड़े हैं। ठीक है, मेरे चाचा जी चुनाव में खड़े हैं और उनका चुनाव चिन्ह है पंखा छा। हाँ, और अब हमको तो चाचा को जिताना है। चाचा को जब जिताना है तो उन पर ज्यादा वोट मारा जाएगा तब न जीतेंगे। तो अब हम क्या किए कि गए एकदम तैयारी होके, एकदम ऐसे तैयारी होकर गए, और क्या किए ना कि चाचा ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, कम से कम 10 बार उसमें मार दिए। तो क्या वो जो 10 बार हम वोट मारे हैं वो कंट्रोल यूनिट में जो डेटा आएगा वो 10 वोट यहां मान्य होगा? फिर तो कोई भी ऐसे कर सकता है? नहीं, ये 10 वोट मान्य नहीं होगा, केवल मेरा वोट एक ही मान्य होगा। वो देखिए कैसे कि ये जो यूनिट होता है ये तो चुनाव आयोग के अधिकारी के पास होता है। अब क्या करेगा कि जब हमको वोट देना होगा तो यहां से एक बटन प्रेस करेगा, जो ही बटन प्रेस करेगा ये ऑन हो जाएगा, वोट लेने के लिए ऑन हो जाएगा। और जब जिस पर वोट मारना है, मान लीजिए हमको पंखा पर वोट न मारना है तो हम पंखा पर दाब दिए, तो इसका डेटा जो पंखा वाला है यहाँ आकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब स्टोर हो जाएगा तो ये तो काम हो गया। अब भाई चलो, अब चाचा जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं, देखते हैं क्या होता है लास्ट में। तो अब ये तो ऐसे काम कर रहा है भाई, बड़ा अच्छा है। अब क्या हुआ कि अब समझते हैं कि जब इतना अच्छा काम कर रहा है तो इसका मास प्रोडक्शन कर दिया जाए, प्रोडक्शन किया जाएगा तभी ना चुनाव कराया जाएगा पूरे देश में। तो देखिए जो मास प्रोडक्शन है वो 2 कंपनियां करती है। कौन कौन सी कंपनियां करती है? एक भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड करती है जो बेंगलुरु में स्थित है, और एक कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड जो हैदराबाद में स्थित है, ये करती है। इससे ECIL के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 कंपनियां ईवीएम का प्रोडक्शन करती है। अब भाई जब प्रोडक्शन भी हो गया तो अब समझते हैं कि चुनाव इसको कहाँ कराया जाएगा। पहले तो सबसे पहले हमारे देश में चुनाव केरल में कराया गया था सन 1982 में। ठीक है, ये पंचायत का उपचुनाव था। पंचायत का उपचुनाव क्यों करवाया गया था? ताकि इसमें गलती भी हो तो छोटे स्तर पर गलती हो। ठीक है, अब इसके बाद राजस्थान में चुनाव करवाया गया विधानसभा के,
1998 में इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा खासा, बहुत ही तेजी से इसका रिजल्ट आ गया। अब भाई देखा गया कि बहुत ही बढ़िया मशीन काम करेगी, इसको पूरे देश में अब इससे ही चुनाव कराया जाए। तो अब क्या हुआ कि 2004 में लोकसभा का चुनाव करवाया गया, ठीक है, पूरे देश में, और इसका बहुत तेजी से निर्णय आया, बहुत तेजी से रिजल्ट आया। अब भाई एकदम नेता लोग तो एकदम खुश हो गए कि अब ज्यादा दिन वेट ही नहीं करना है, पर्ची भरना है और एकदम जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा। अब भाई हुआ कि नहीं 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 अब बढ़िया है। तो उसी टाइम से अब तक जितने भी सारे बड़े चुनाव होते हैं वो ईवीएम के माध्यम से ही होते हैं, और जो छोटे चुनाव होते हैं जैसे कि पंचायत लेवल के हो गए, ये बैलेट पेपर के माध्यम से होते हैं, ठीक है। अब तो ये बात हो गई। अब समझते हैं कि मान लीजिए अब इसमें फ्रॉड की समस्या आ गई, तो कि कहीं हम पंखा में वोट मार रहे हैं और जा रहा है कमल में वोट जा रहा है, हम झाड़ू में मार रहे हैं जा रहा है कमले में वोट जा रहा है। तो अब इसके लिए अब हम कैसे संतुष्ट होंगे कि नहीं हम पंखा में वोट मारे हैं, तो हमको दिखाइए कि चुनाव आयोग से कहेंगे कि नहीं हमको दिखाइए कि हम पंखा में ही वोट मारे हैं। इसके लिए तो चुनाव आयोग के पास कुछ था ही नहीं। तो अब चुनाव आयोग क्या किया, 2013 में एक वीवीपैट लाया। ये वीवीपैट क्या होता है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो 5 मीटर लंबे तार से इससे जोड़ा गया था, अब इसको हटाकर सीधा बैलेट यूनिट को वीवीपैट से जोड़ दिया गया और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से जोड़ दिया गया। और इसमें क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हम पंखा पर वोट मारे, तो इसका जो डेटा है यहाँ वीवीपैट में आएगा और एक डिस्प्ले होगा, ठीक है। और पंखा छाप का एक प्रिंट दिखेगा हमको यहाँ पर ना, और यहाँ एक बक्सा होगा और उस बक्सा में वही पंखवा 7 सेकेंड तक यहाँ डिस्प्ले पर डिस्प्ले करेगा और फिर से कट कर यहाँ गिर जाएगा, यानी कि स्टोर हो जाएगा। अब भैया चुनाव आयोग के तो पास ये हो गया ना कि कोई अगर कहेगा कि इस वोट ऐसे वैसे नहीं हुआ है, खराब हुआ है, तो वो क्रॉस चेकिंग के लिए प्रयोग कर सकता है ना इस पर्ची का। तब 2013 में वीवीपैट का प्रयोग किया गया और जब कट कर गिर जाएगा तो यहाँ का डेटा इसमें स्टोर हो जाएगा। और हम इसमें समझाए हैं कि ये टोटल डेटा इसमें 3840 वोट लेता है। अब समझते हैं कि मान लीजिए कि अब चुनाव आयोग क्या करेगा कि क्या वो टोटल क्रॉस चेकिंग करेगा कि वीवीपैट को भी मिलाएगा और ईवीएम को भी मिलाएगा। हाँ, फिर तो बात ही क्या रह गई। अगर वीवीपैट और ईवीएम को दोनों को साथ में ही मिलाएगा, क्रॉस चेकिंग करेगा, तो फिर तो इससे अच्छा है कि बैलेट पेपर पर नहीं दे दें। हाँ, बैलेट पेपर पर दे देंगे तो ये तो समस्या हट जाएगी ना। तो अब भाई ये होगा कि नहीं, अब चुनाव आयोग क्या करता है कि जितने भी सारे यानी कि ईवीएम के प्रयोग हुए होते हैं उसका 5% का ही क्रॉस चेकिंग करता है, ठीक है। 5% का ही क्रॉस चेकिंग करता है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि मान लीजिए मोदी जी जो बनारस से खड़े हैं और वहां 5 पोलिंग बूथ बनाया गया है, ABCDE, ठीक है। यहाँ 5 पोलिंग बूथ बनाया गया है और एक एक पोलिंग बूथ पर 40 ईवीएम का प्रयोग हुआ है। वहां मान लीजिए एक पोलिंग बूथ पर तो लाखों लाख वोटर्स होते हैं, तो 40 ईवीएम का प्रयोग किया गया और 40 का जब 5% निकाला जाएगा तो 2 होगा, ठीक है। तो केवल 40 में से 2 को ही क्रॉस चेकिंग को किया जाएगा, ठीक है। अब भाई बात आती है कि 2 पर भी अगर चुनाव आयोग पर लांछन लग रहा है कि नहीं आप 50% कीजिए, जैसे विपक्ष वाले होते हैं वो क्या कहते हैं कि नहीं हम 5% नहीं हम 50% मांग करते हैं कि 50% क्रॉस चेकिंग कीजिए। तब तो हम लोलना है, चुनाव आयोग लोलना है कि फिर जब 50% क्रॉस चेकिंग कर देगा तो उसको 50% और क्रॉस चेकिंग करने में क्या जा रहा है। फिर तो इससे अच्छा है कि बैलेट पेपर पर किया जाए। तो देखिए चुनाव आयोग को मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, अगर कोई उम्मीदवार कह रहा है कि नहीं हम संतुष्ट नहीं है, यहाँ फ्रॉड हुआ है, तो मेरे हिसाब से क्या होगा कि जो वोट जो परसेंटेज क्रॉस चेकिंग का है उसको फिक्स नहीं किया जाए, ठीक है, उसको फिक्स नहीं किया जाए। वहां के लिए अब क्या किया जाए कि कहीं अगर लग रहा है कि ज्यादा फ्रॉड की समस्या है तो वहां 10% 20% क्रॉस चेकिंग कर लो। अगर जहां नहीं लग रहा है कि नहीं है वहां 1% करो। ऐसे ही ओवरऑल रेशियो 5% का होना चाहिए। ये हम चुनाव आयोग को अपना सुझाव दे रहे हैं। ये 5% ओवरऑल रेशियो 5% होगा, बट जहां ज्यादा फ्रॉड है वहां ज्यादा क्रॉस चेकिंग कराए, जहां नहीं फ्रॉड है वहां नहीं ही करवाए।
तो ऐसा कर ले पहले चुनाव आयोग, और इसके बाद चुनाव आयोग क्या कर ले कि जो कैंडिडेट या जो उम्मीदवार कह रहा है कि नहीं यहाँ गलत हुआ है, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि और फिर से क्रॉस चेकिंग कराया जाएगा कि नहीं चल तेरे को सब क्रॉस चेकिंग करके दिखाया जाएगा कि एकदम और क्रॉस चेकिंग करके दिखाया जाएगा, तभी भी नहीं मान रहा है तो उसके लिए जितना भी 1 डे या 2 डे की जितने भी उसके वर्कर या ऑफिसर्स आएंगे उसकी सैलरी तो होगी ना, उसका खाना पीना तो होगा ना, उसके रहने का व्यवस्था तो होगा ना, तो जितना भी दिन काम करेंगे वो कैंडिडेट देगा, ठीक है, वो कैंडिडेट को देना होगा। और प्लस में 10 लाख रुपया का चुनाव आयोग को वो फाइन देगा ये करवाने के लिए। हाँ, और इतना करवाने के बाद अगर वो सही पाया जाता है यानी कि उम्मीदवार सही निकलता है तब क्या किया जाएगा। अब इसके लिए क्या किया जाएगा कि सही पाया जाता है तो उसको तो उसको अब क्या मिलेगा कि उसको तो अब सही निर्णय मिलेगा, तो उसके लिए अब क्या किया जाएगा कि अब चुनाव आयोग भाई इसमें गलती न हो जाता है। हाँ, तो चुनाव आयोग जब गलती इस टाइप में होता है तो चुनाव आयोग को पर 30 लाख का फाइन लगा दो। क्यों 30 लाख का फाइन लगा दो? क्योंकि वो इतना दिया है, पहले तो ऑफिसर्स का जितना भी सैलरी है 1 डे का ये दिया है, फिर 10 लाख रुपया का फाइन दिया है, और इसके बाद 10 लाख रुपया और 20 लाख रुपया और चुनाव आयोग पर फाइन लगा दो, ताकि चुनाव आयोग भी डरे करप्शन कराने के मामले में, ठीक है, हैकिंग कराने के मामले में। तो ये तो हो जाएगा, तब जाकर एक हमारा लोकतंत्र में भारत देश में लोकतंत्र की एक भूमिका निखर कर आएगी। जैसे कि अमेरिका जो लोकतंत्र का जन्मदाता है, बट सींचने का काम एकदम लोकतंत्र को सही तरीके से सींचने का काम भारत करेगा, तब जाकर ये होगा, तब अच्छा होगा। तो इसके लिए ये तरीका अपनाया जाएगा तो मेरे लिए अच्छा है। अब चुनाव आयोग को जैसा लगे वैसा वो करे। अब समझते हैं कि ये तो भाई समझ गए इतना, और समझते हैं कि नोटा में वोट देने का औचित्य क्या है, आखिर नोटा में वोट कैसा होता है। तो देखिए, जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं चुनाव आयोग में चुनाव में, वो क्या होता है कि मान लीजिए हम जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं हम किसी को नहीं पसंद करते हैं, तो एक और ऑप्शन होता है, अगर आप किसी को नहीं पसंद करते हैं तो आप नोटा में वोट मार सकते हैं। इसमें कोई उम्मीदवार नहीं होता है, मान लीजिए ए उम्मीदवार है, बी उम्मीदवार है, सी उम्मीदवार है, डी उम्मीदवार है, तो इसमें हमको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है, हम चल गए नोटा में वोट मार कर आ गए। हम नोटा में वोट मार कर आ गए तो मान लीजिए उम्मीदवार ए को 30 वोट मिला है, उम्मीदवार बी को 20 मिला है, इसी तरह सी को 10 मिला है, इसी तरह डी को 5 मिला है, और नोटा में वोट 35% हो गया है। तो अब भाई इसमें जीतेगा कौन? तो आप कहेंगे कि जीतेगा ए ना, हाँ, इसका तो कोई औचित्य नहीं है। तो नहीं, अब यहाँ ए नहीं जीतेगा। अब यहाँ इनको क्या होगा कि इनको 6 महीना तक, जो अगला चुनाव 6 महीना के अंदर होगा, ये चुनाव रद्द कर दिया जाएगा और दूसरा चुनाव कराया जाएगा, उसमें इन लोगों को फिर से खड़ा किया जाएगा। बट मेरे हिसाब से अगर फिर से इन लोगों को खड़ा किया जाएगा तब तो फिर से वही हाल होगा कि नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से इनको अब नेक्स्ट चुनाव तक इनकी सदस्यता ही रद्द कर दी जाए और इनके स्थान पर कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा हो, मेरे हिसाब से, ठीक है। तो तब जाकर नोटा का औचित्य होगा कि नोटा का सही प्रयोग हुआ है। नहीं तो नोटा का मतलब ही क्या हुआ, जब मेरे को नहीं पसंद है तो तभी भी वही जीत रहा है। तो ये करेंगे तो नोटा का मतलब अच्छा निकल कर आएगा। अब हम समझते हैं कि प्रॉक्सी वोट क्या होता है, ठीक है। प्रॉक्सी वोट क्या होता है, तो मान लीजिए मेरे पिताजी हैं, वो किसी कारणवश कहीं गए हुए हैं और ऐसे जगह चले गए हैं कि उनका आना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी गार्ड में चले गए हैं, उनका ड्यूटी वहां लग गया है, या फिर उनका ड्यूटी लग गया है कि सेना में ड्यूटी लग गया है, उनका आना एकदम पॉसिबल ही नहीं है, और वोट यहाँ आ गया है और मेरे चाचा जी वोट में खड़े हैं। तो अब भाई क्या किया जाएगा, अब वोट तो मारना जरूरी है। तो क्या करेंगे मेरे पापा, क्या करेंगे कि वो एक चुनाव आयोग को यानी कि डीएम को, हमारे जिला के डीएम को एक पत्र लिखेंगे कि मेरा वोट जो है मेरे बेटा को मारने का अधिकार दिया जाए, वहां से ही वो कहेंगे, ठीक है। तो अब जब चुनाव डीएम के पास ये जब लेटर आएगा तो वो मेरे को बुलाएगा और एक पर्ची बना कर दे देगा, स्पेशल पर्ची जो होगा कि वो केवल हम ही वोट मार सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चुनाव में गए और चुनाव आयोग के अधिकारी को दिखाएंगे, देखिए ये पापा का चुनाव है,
ये पापा का वोट है, हम पापा का वोट मारेंगे, तो कहेगा अच्छा 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 तू प्रॉक्सी वोट वाला है, तो हम कहेंगे हाँ, तो अब क्या कहेगा कि जाओ मार लो, तो यहाँ से वो टिपेगा, यहाँ से हम मार लेंगे, तो फिर से चुनाव अधिकारी के पास जाएंगे, महाराज हमको भी तो अपना वोटवा मारना है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए जब पिताजी का वोट मारा जाएगा तो ये मिडिल फिंगर वाला, देखिए यहाँ वाला, ये वाला, इस पर स्याही लगाया जाता है। तो जब पिताजी का हो गया तब तो अब हमको मारना है, जब हमको मारना होगा तो चुनाव आयोग मेरे इस फिंगर पर स्याही लगाएगा ना। ये प्रॉक्सी वोट के लिए होता है, ये अपने वोट के लिए होता है, समझिए, ये प्रॉक्सी वोट के लिए होता है, ये अपने वोट के लिए होता है। तो अब हम अपना भी वोट मार दिए, अब मार दिए तो यही होता है प्रॉक्सी वोट। प्रॉक्सी वोट का मतलब होता है कि दूसरे का वोट खुद मार लेना, या खुद उसके अनुमति से वोट को किसी पर चढ़ा देना। तो इतना सब हम समझे आज के लेक्चर में, और मिलते हैं किसी नए लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।